दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी जेपी कॉलेज के हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 की वजह से पठन पाठन पूरी तरह से बाधित न हो जाए, इस वजह से हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि परीक्षा की इस घड़ी में यह वीडियो आपको कुछ मदद पहुंचा सके। ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति, यह घटना सन 1688 की है। इसके बारे में थोड़ा सा जानें। यह इंग्लैंड के इतिहास की एक ऐसी संघर्षपूर्ण घटना है जिसमें एक ओर राजा की निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शक्ति तो दूसरी ओर जनता की लोकतांत्रिक शक्ति के बीच मुकाबला था। राजा को ऐसा लगता था कि वह सर्वशक्तिमान है और उसकी शक्ति का मुकाबला करने वाला इस धरती पर कोई व्यक्ति या संस्था मौजूद नहीं है। परंतु राजा का यह घमंड चकनाचूर हो गया और जीत अंततोगत्वा जनता की हुई। मानव इतिहास में इतना बड़ा परिवर्तन बिना किसी खून खराबे के होने की वजह से इसे रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। संक्षेप में इसे हम राजा की निरंकुशता के ऊपर जनता या संसद की अंकुशता का गौरवपूर्ण विजय कह सकते हैं। अब हम देखने का ये प्रयास करेंगे कि राजा और संसद के बीच ये जो तनाव था उसका कारण क्या था। तो सबसे पहला जो कारण है वो है राजा की दैवीय अधिकार। जेम्स द्वितीय राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास करता था। वह अपने को सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी समझता था, न कि जनता के प्रति। इस मूल वजह से राजा और संसद में संघर्ष प्रारंभ हो गया, क्योंकि संसद का मानना था कि राजा को संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, न कि ईश्वर के प्रति। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ओर जहां जेम्स द्वितीय ईश्वर के लिए और ईश्वर द्वारा शासन में विश्वास करता था, तो वहीं दूसरी ओर संसद जनता के लिए और जनता द्वारा शासन को स्थापित करना चाह रहा था। मसला साफ है कि यहाँ पर जो संघर्ष है वह जनता की लोकतांत्रिक शक्ति और राजा की निरंकुश और तानाशाही शक्ति के बीच मुकाबला था। दूसरे कारण पर हम लोग जो है नज़र डालते हैं वो है जेम्स द्वितीय की धार्मिक कट्टरता की नीति। जेम्स द्वितीय कट्टर कैथोलिक था, जबकि इंग्लैंड की अधिकांश जनता प्रोटेस्टेंट थी। हम थोड़ा सा बताएं आपको कि ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, ये दोनों ईसाई धर्म का दो धड़ा है, दो संप्रदाय है। चलिए आगे बात करते हैं। जेम्स द्वितीय की दिली इच्छा इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म का जो है क्या करना था, प्रचार प्रसार करना था और कैथोलिकों को महत्ता प्रदान करनी थी। इसी उद्देश्य से जेम्स ने लंदन में एक नवीन गिरजाघर या चर्च बनवाया, जिसका वहाँ की जनता ने घोर विरोध किया। जेम्स द्वितीय ने अपनी नीति को लागू करने के लिए और जनता में दहशत पैदा करने के लिए सेना की संख्या में बढ़ोतरी की, जिसमें अधिकांश कैथोलिक धर्मावलंबी के सैनिक थे। आगे के कारण की जो है हम लोग चर्चा करते हैं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है टेस्ट अधिनियम। टेस्ट अधिनियम क्या है और इसमें क्या प्रोविजन था, इसको हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। इस अधिनियम के तहत केवल एंग्लिकन चर्च के अनुयायी ही सरकारी कर्मचारी हो सकते थे। एंग्लिकन चर्च के अनुयायी को ही प्रोटेस्टेंट कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार कैथोलिक सरकारी सेवा में बहाल नहीं हो सकते थे,
परंतु जेम्स द्वितीय ने अपने निलंबन, जिसको सस्पेंडिंग कहते हैं, और विमोचन, डिस्पेंसिंग अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैथोलिकों को राजकीय पदों पर जो है वो आसीन करना प्रारंभ कर दिया। मतलब साफ है, जो संसद है, संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया था, जो नियम बनाया गया था, उसको ताक पर रखते हुए जेम्स द्वितीय ने अपने मनमानी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद को नीचा दिखाने का जो है काम किया और सभी प्रमुख पदों जैसे मंत्री, न्यायाधीश, नगर पार्षद, सेना के उच्च अधिकारी, कुलपति आदि पदों पर जो है कैथोलिकों की जो है क्या की, उनके द्वारा जो है ये नियुक्ति की गई। जेम्स द्वितीय के इस मनमाने कार्यों से जनता जो है वो काफ़ी निराश हो गई। अगला कारण हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो अगला कारण है फ्रांस से मित्रता। फ्रांस का शासक लुई 14वां कट्टर कैथोलिक था और वह फ्रांस में रह रहे प्रोटेस्टेंटों के ऊपर काफ़ी अत्याचार क्या करता था। ऐसे में जेम्स द्वितीय के द्वारा लुई 14वां से दोस्ती करना इंग्लैंड की जनता को जो है वो नागवार गुजरा। अगला कारण है धार्मिक अनुग्रहों की घोषणा। देखते हैं कि इन घोषणाओं में क्या है। ये घोषणा जो है 1687 और 1688 में 2 बार की गई। इन घोषणाओं के द्वारा कैथोलिकों तथा अन्य धर्मों या अन्य संप्रदायों पर से लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया तथा सभी धर्मों के लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब बिना किसी धार्मिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय पदों पर आसीन किया जा सकता था, उनको ये प्रदान किया जा सकता था। इन घोषणाओं के माध्यम से टेस्ट अधिनियम जो है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि पहले कैथोलिक राजकीय पदों पर आसीन नहीं हो सकते थे। वैसे सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था देखने में बड़ी अच्छी लगती है, परंतु इन घोषणाओं के आड़ में जेम्स द्वितीय कैथोलिकों को राजकीय पदों पर आसीन करने का हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहता था। इन घोषणाओं से इंग्लैंड की बहुसंख्यक प्रोटेस्टेंट जनता जेम्स द्वितीय का घोर विरोधी हो गया। तो देख रहे हैं एक एक जो नीति है जेम्स द्वितीय की, वो कहीं न कहीं संसद को नुकसान पहुंचाने या उसके विरोध में ही जा रहा है। अब हम अगला कारण देखते हैं, वो है 7 पादरियों को बंदी बनाना। जेम्स द्वितीय ने आदेश दिया था कि ये जो धार्मिक अनुग्रह है उसकी जो द्वितीय घोषणा है उसको प्रत्येक रविवार को गिरजाघर या चर्च में पढ़ा जाए, परंतु कैंटरबरी के आर्कबिशप सैनक्रॉफ्ट के नेतृत्व में 7 पादरियों ने राजा से यह आग्रह किया कि यह जो आदेश है इसको क्या कर लिया जाए, इसको वापस ले लिया जाए। जेम्स द्वितीय ने इसे अपना अपमान समझा और इन पादरियों के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया, परंतु न्यायाधीशों ने जो पादरी है इनको दोष मुक्त कर दिया। इस घटना पर जनता ने जगह जगह उल्लास मनाया, साथ ही इस उल्लास में कई जगह सेना ने भी भाग लिया, जो जेम्स द्वितीय के लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि निरंकुश शासन कहीं न कहीं सेना के भरोसे पर ही टिका रहता है। तो आगे देखते हैं कि और क्या कारण है जिसके वजह से इस क्रांति को होने में जो है ये योगदान मिला। वो है जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं जेम्स द्वितीय को कोई पुत्र नहीं था। उनकी 2 पत्नियां थी, प्रथम प्रोटेस्टेंट जबकि द्वितीय जो है वो कैथोलिक थी। प्रथम पत्नी से उनको 2 पुत्रियां थी, एक मैरी और दूसरा एन, और दोनों के दोनों जो है प्रोटेस्टेंट थी। इंग्लैंड की जो जनता है उनका ऐसा मानना था कि जेम्स द्वितीय की मृत्यु के बाद मैरी ही रानी बनेगी और प्रोटेस्टेंट समुदाय को पुनः जो अधिकार है वो क्या हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। परंतु 10 जून सन 1688 को राजा
की जो दूसरी पत्नी है उसने पुत्र को जन्म दिया, जिससे जनता की आशाओं पर जो है वो क्या हो गया, वो पानी फिर गया। इस घटना से इंग्लैंड की जो जनता है उसको विश्वास हो गया कि जेम्स द्वितीय अपने पुत्र का लालन पालन कठोर कैथोलिक वातावरण में करेगा और इस तरह इंग्लैंड की जनता का जो भविष्य है वो कैथोलिक शासकों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इससे जनता जो है काफ़ी हताश और जो है व्यग्र हो गई। आगे देखते हैं हम लोग कि और जो है क्या इसका जो है असर पड़ा। ये कारण थे, अब इस कारण की वजह से जो है कुछ न कुछ जो है क्या है वो असर पड़ना था। उपरोक्त कारणों से खिन्न होकर इंग्लैंड की जो जनता है उसने जेम्स द्वितीय के दामाद, जो हॉलैंड का राजा भी था, इंग्लैंड के राज सिंहासन के लिए आमंत्रित किया। विलियम ने उनका जो आमंत्रण है उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और इंग्लैंड आ गया। जेम्स द्वितीय प्रत्येक दिशा से निराश होकर अंततः 23 दिसंबर 1688 को विलियम से बिना मुकाबला किए, बिना सामना किए वो क्या हुआ, वो फ्रांस भाग गया। और इस प्रकार इंग्लैंड के राजनीतिक रंगमंच पर राजा और संसद के बीच संघर्ष का जो नाटक चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया और उसका जो विजेता है वो इंग्लैंड की जनता बनी। चलिए, कई बार जो है इनके स्वरूप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति है इसका स्वरूप कैसा था, तो हम लोग थोड़ा सा स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। 1688 की जो क्रांति है उसका स्वरूप, 1688 की क्रांति का जो स्वरूप है वो गौरवपूर्ण और रक्तहीन थी। गौरवपूर्ण इसलिए कि मानव इतिहास में पहली बार शासन में सैद्धांतिक रूप से संसद या जनता की सर्वोच्चता वो स्थापित हो गई थी। अब कोई भी राजा यह नहीं कह सकता था कि उसका उत्तरदायित्व ईश्वर के प्रति है, न कि जनता के प्रति। व्यवहार में इसी समय से शासन में जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन है इसकी नींव पड़े। जाने ये घटना भी जो है इंग्लैंड में हो रही है और दुनिया में जो है इसका धीरे धीरे बाद में चल के जो है क्या होता है वो प्रभाव पड़ता है। यह क्रांति गौरवपूर्ण के साथ साथ रक्तहीन भी थी। क्यों भाई? क्योंकि इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो गया और खून का एक कतरा भी नहीं बहा, कोई खून खराबा नहीं हुआ। इसी वजह से इसको जो है क्या कहते हैं, इसको रक्तहीन भी कहते हैं। इतिहास गवाह है कि अब तक जो भी क्रांतियां हुई, जो भी क्रांति हुई उसमें व्यापक पैमाने पर रक्तपात हुआ था। इस क्रांति से जनता की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, वह भी बिना किसी खून खराबे के। अतः इसे हम रक्तहीन क्रांति कह सकते हैं या बल्कि कहते ही हैं। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि जो गौरवपूर्ण क्रांति है इसका महत्व क्या है इंग्लैंड के लिए, इसका महत्व क्या है दुनिया के लिए। तो सबसे पहले इस क्रांति के माध्यम से ही संसद की जो सर्वोच्चता है वो दुनिया में स्थापित हो गई। इस क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार को अस्वीकार कर दिया और संसद की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। अब कोई राजा यह नहीं कहता था कि ईश्वर के प्रति वरन जनता के प्रतिनिधि संस्था संसद के प्रति उत्तरदायी था। फिर से कहें कि अब राजा ईश्वर के प्रति नहीं वरन जनता के प्रतिनिधि संस्था संसद के प्रति जो है क्या थी, उत्तरदायी थी। अब कानून बनाने, कर लगाने, राज्य के गृह एवं वैदेशिक नीति आदि का निर्धारण राजा संसद के परामर्श से ही कर सकता था। मंत्री भी अब राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होके किसके प्रति, ये संसद के प्रति उत्तरदायी हो गई। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ हम देखें कि इस क्रांति ने इंग्लैंड में क्या कर दिया, प्रोटेस्टेंट धर्म की जो सर्वोच्चता जो है उसको स्थापित कर दी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का
वास्तविक धर्म जो है वो एंग्लिकन अथवा प्रोटेस्टेंट हो गया। चर्च पर से राजा का अधिकार समाप्त कर दिया और उसका जो उत्तरदायित्व वो संसद को सौंपा गया। यह भी निश्चित किया गया कि भविष्य में कोई भी कैथोलिक व्यक्ति अथवा जिनका विवाह कैथोलिकों से संपन्न हो, वह इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन नहीं हो सकता है। कुछ और महत्व हम लोग देख लें। इस क्रांति के माध्यम से पहली बार न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कार्य हैं उसको पृथक किया गया। पहले हम लोग देखें कि निरंकुश राजतंत्री व्यवस्था में तीनों शक्तियां, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, एक ही व्यक्ति में संकेंद्रित रहता था और जिसकी वजह से राजा जो निरंकुश हो जाता था। अब न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को जो है क्या किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है। प्रेस पर से भी जो है प्रतिबंध जो है हटा लिया गया और जनता और प्रेस इनको ज़्यादा स्वतंत्रता मिली, ज़्यादा फ्रीडम मिला पहले के बनिस्बत। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और हॉलैंड के राजा चूँकि एक ही व्यक्ति थे, इसलिए दोनों देशों में अस्थायी मित्रता कायम हो गई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट शासन की स्थापना हुई तथा हॉलैंड एवं फ्रांस में कटु संबंध होने की वजह से इंग्लैंड और फ्रांस में जो है यहाँ पर भी शत्रुता हो गई। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ ज़रूर लाभ प्राप्त होगा, मदद मिलेगी। और इस समय आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।